ऐसे अलग अलग रिसर्च है, किसी ने बोला 16-17 तरह के पोषक तत्व चाहिए, किसी ने और बोला, किसी ने और बोला। उसके बाद आपको पीएच के बारे में पता। तो जो पौधा होता है उसके लिए पीएच होना चाहिए, एक न्यूट्रिशन होनी चाहिए। पहले भी बता रहा हूं, अगर आपको अपनी मिट्टी के बारे में जानकारी है तो आप अपनी इकोनॉमी जिंदगी में मेरे हिसाब से 70% तक पैसा बचा सकते हैं। जो मुख्य पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें देखिए एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और ये तो मुख्य पोषक तत्वों में आते हैं। और फिर आयरन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, बोरोन, ये सूक्ष्म पोषक तत्वों में आते हैं। नमस्कार बागवान साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप सेब बागवान हैं तो आज के वीडियो में आप जान पाएंगे कि मिट्टी की जांच क्यों ज़रूरी है। मिट्टी की जानकारी और इसके हर एक पहलू को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। प्रगतिशील बागवान डिम्पल पांचटा जी की खास बातचीत ज़रूर देखिए डॉक्टर ब्रिजेश कमल जी के साथ। मिलते हैं वीडियो के एंड में। कि जब आप कभी भी इंसान होने के नाते हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी भी बीमारी को लेकर, छोटी से लेकर बड़ी, जब आप पहली बार आप पर्ची कटवाते हैं अपनी, उसके बाद आप से ये पूछा जाता है कि क्या बीमारी है, तो उसके बाद आपको डॉक्टर होगा कि एक्सपर्ट डॉक्टर उस बीमारी का कौन है, फिर वहां आप जाएंगे। जब आप वहां जाएंगे तो सबसे पहले डॉक्टर आपको देखेगा ही नहीं, आपको सीधा एक चीज बोलेगा कि ब्लड टेस्ट करके आओ। पहले वो आपकी बॉडी को चेक करेंगे कि जी आपके जो बॉडी का आपका शुगर क्या है या दूसरी जो भी चीज है उसके बारे में वो आपको बताएगा। अब बात आती है सॉइल की, मदरलैंड। क्यों उसको माँ बोला गया? क्योंकि उसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करना पड़ता, तब जाके ये आपको प्रॉफिट्स देती है। आप देखेंगे धरती पुराने उसमें भी लिखा था कि एक माँ कभी बांझ नहीं हो सकती और एक मिट्टी कभी कुछ इस जी जी जी, कभी भी ये आपको बंद नहीं करेगी। तो ये तो शास्त्रों की बातें भी है, मिट्टी के बारे में दिया गया है। तो जो मिट्टी है, आज आप कोई भी पौधा, कोई भी वनस्पति अपनी मिट्टी में जब उगाते हैं, कभी भी कोई मिट्टी में उगाते कोई वनस्पति, तो उसके लिए अभी मैं बोलूंगा, उसके बाद डॉक्टर बोलेंगे, लगभग ऐसे अलग अलग रिसर्चेज है। किसी ने बोला 16-17 तरह के पोषक तत्व चाहिए, किसी ने और बोला, किसी ने और बोला। उसके बाद आपको पीएच के बारे में पता। तो जो पौधा होता है उसके लिए पीएच होना चाहिए, एक न्यूट्रिशन होनी चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई आप अपने हिसाब से एनपीके डालते रहेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालते रहेंगे तो पौधा लेता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। रिस्पॉन्ड मिट्टी तब करेगी जब आप उसके लिए इन्वायरमेंट देंगे, एक प्रॉपर जो जिसको हम सॉइल हेल्थ बोलो, सॉइल स्ट्रक्चर बोलो, तभी सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट पर भी मेरा ध्यान रहता है ज्यादा। तो आज आप मिट्टी से संबंधित महत्वपूर्ण बात, एक चीज मैं आपको बागवान भाइयों जरूर बताना चाहूंगा, पहले भी बताता आ रहा हूं, अगर आपको अपनी मिट्टी के बारे में जानकारी है तो आप अपनी इकोनॉमी जिंदगी में मेरे हिसाब से 70% तक पैसा बचा सकते हैं, जो आप यूजलेस वेस्ट करते हैं। जो आप पैसा वेस्ट करते हैं, उस पैसे को आप वहां खर्चिए जहां उसकी रिक्वायरमेंट और जरूरत है। ये स्मार्ट फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग का मेन सिद्धांत है कि आपको आपकी मिट्टी की जानकारी होनी चाहिए। अब डॉक्टर साहब आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे, बाकी मैं बीच बीच में इंटरव्यू देता हूँ। पांचटा साहब और किसान भाइयों, देखिए आप खेती जो हम करते हैं वो कमर्शियल फार्मिंग करते हैं। कमर्शियल का मतलब है कि हम लोगों को वापसी भी चाहिए। अच्छा पोटेंशियल लेने के लिए आपको नजीक को अच्छे पोषक तत्व देने होते हैं, और पोषक तत्व आपको पता है किसान साथियों मिट्टी में होते हैं, उसमें कोई दो राय हुई है और कौन सी कितनी डालनी है, तो ये मतलब एक तरह से बिना वैज्ञानिक तरीके से बताना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे पांचा साहब ने कहा कि आपको आपकी मिट्टी की जानकारी यदि है तो आप बहुत पैसा भी बचा सकते हैं और बहुत पैसा कमा भी सकते हैं। ठीक है, मिट्टी की जांच से सीधा मतलब है कि आपने पहले पेशेंट का ब्लड टेस्ट ले लिया जी, उसके बाद के डायग्नोज आगे चलेगा जी। और आप डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जो प्राइमरी न्यूट्रिशन और सेकेंडरी न्यूट्रिशन में जो जो पोषक तत्व, लगभग बागवान भाइयों 96 से 97% ऐसी चीजें होती है जो हमारे को इन्वायरमेंट से मिलती है। जो न्यूट्रिशन अति महत्वपूर्ण है,
जी तो वो डॉक्टर बड़ी जबरदस्त बात कही जी। देखिए किसान साथियों, हम लोग बोलते हैं कि प्लांट्स को 18 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है जो उनको बाहर से लेने होते हैं, लेकिन ये इन्होंने बड़ा जबरदस्त बात कही कि उनमें से लगभग 95% तो फ्री में मिलते हैं, जिसमें मुख्य होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आसानी से मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बाकियों को मिट्टी से, पौधे को मिट्टी से लेने होते हैं, और मिट्टी में भी ये काफी उपलब्ध होते हैं, लेकिन इसमें से बहुत कम ऐसा भाग है जो आपको बाहर से देना पड़ सकता है। तो इनमें जो मुख्य पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें देखिए NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और ये तो मुख्य पोषक तत्वों में आते हैं। और फिर आयरन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, बोरोन, ये सूक्ष्म पोषक तत्वों में आते हैं। तो जो ये पोषक तत्व हैं, इनका अलग अलग रोल है। हर किसान इसके बारे में आज बहुत कुछ जानता है, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, जैसे अगर NPK की बात करें तो अगर पौधे को सपोज करिए कि बाहर से 100 लेने हैं, तो NPK और कैल्शियम, मैग्नीशियम का रोल लगभग 75 से 80, NPK का 75 से 80 रहता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का रोल 10 से 20% रहता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो क्वांटिटी होगा, रोल तो नहीं बोलूंगा, क्वांटिटी वो लगभग 5 से 10% रहती है। लेकिन हर का रोल वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो रोल है, भूमिका है, वो बोरोन की जगह है, कॉपर की, नाइट्रोजन की जगह। तो ये पता करने के लिए एक सॉइल बहुत अच्छा टेस्ट है जी। तो जब भी, जैसे आप अभी हार्वेस्ट करते हैं, तो चाहे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करें या फिर सर्दियों में जब आप तौलिए बनाते हैं, उस दौरान भी हम लोग सॉइल टेस्ट करते हैं। और इसके लिए, सॉइल टेस्ट के लिए सर, सॉइल सैंपलिंग बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपके वीडियोस कुछ आए थे जिसमें आपने प्रॉपर सॉइल सैंपलिंग के बारे में बताया था। तो यहाँ बागवान भाइयों एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, छोटी सी बात। जो न्यूट्रिशन बैलेंस है, वो एक तरह का एक दरवाजा है आपके पास, और वो जो एक से दूसरे की डोर चिपकी हुई है न्यूट्रिशन बैलेंस की, वो एक चाबी की तरह, कि वो लॉक आपकी एक चाबी से खुलेगा। अगर आपने वो चाबी खो दी तो आप दरवाजे से परे नहीं जा सकते, वो न्यूट्रिशन नहीं लेगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जब सॉइल सैंपल लेते हैं, किन चीज का ध्यान रखें, कैसे लिए जाए, ये भी डॉक्टर साहब से पूछेगा। मेरी भाषा में तो आप बहुत समझते हैं, आज एक डॉक्टर की भाषा में आप समझिएगा इस चीज जी। किस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके लिए। जी इंस्ट्रूमेंट ये ऑर्गन लेके तो देखिए सर, जो सॉइल सैंपलिंग है उसके लिए किसान साथियों 3-4 चीजों का जरूर ध्यान रखेंगे। देखिए, जिस भी भूभाग से आप नमूना लें मिट्टी का, तो ये ध्यान रखें कि मिट्टी के स्ट्रक्चर में, यानी उसकी संरचना में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। जैसे हम रंग से भी पता कर सकते हैं। मोटा तौर से लाल मिट्टी और काली मिट्टी में सिंपल भाषा में, क्योंकि आप ज्यादा डीप चले जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर एक खेत में 2 भाग है, लाल और काला, तो 2 सैंपल हो गए। अगर ब्लैकिश है सारी, तो एक लाल होगी तो एक। ज्यादा ना फंसे, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, लेकिन बस ये ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरा किसान साथियों, देखिए, आपने जिस भूभाग में हमारी जड़ें रहती है उसको हम राइजोस्फीयर बोलते हैं। लगभग वो 8 से 10 और 12 इंच तक भी जा सकता है भूभाग जिसमें हम सैंपल लेते हैं। तो ऊपर से लेकर नीचे तक। यहाँ एक चीज और करूंगा मैं कि जो सैंपल की बात आप कर रहे हैं, ये हमने बाहर जो हमारे तौलिया सिस्टम होता है, हम तौलिया बनाते हैं, तो तौलिए से बाहर बंजर से, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, वो एक डिफरेंट सा व्यू देते कि जी बाहर से लीजिए। मेरा अपना मानना ये होता है कि बाहर तो हमने केमिकल डाले नहीं, वहां तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो अंदर तौलिया है, मैक्सिमम हमारे तौलिए फ्लैट नहीं है, ये मैं बताना चाहता हूँ। हमारे चढ़ा के करते ऊपर, तो लगभग उसको कई लोग इतना चढ़ाते हैं, कई लोगों ने इतना नहीं चढ़ाया। तो इस केस में हम क्या करें? जी, बहुत जबरदस्त प्रश्न है जी। किसान साथियों, सबसे पहले तो जिन्होंने एक प्रश्न किया है कि नमूना कहाँ से लें, तो नमूना तो तौलिए के अंदर से ही लेना चाहिए, क्योंकि उसी में ही पौधे की, जहां मिट्टी में पौधे की जड़ें हैं और जहां हम खादें डालते हैं, वही कुछ परिवर्तन पीएच चेंज होगा जी, तो भी वही चेंज होगा। अगर भोजन बचेगा कुछ, तो वो भी वही बचेगा, और अगर भोजन कम होता है तो भी उसी भूभाग से लगभग होता है। जड़ें, जो पौधे की भोजन लेने वाली जड़ें होती है 5-7, वो लगभग उसी भूभाग में रहती है जहां तौलिया। हाँ, दूसरी जो पकड़ने वाली, जो मैकेनिकल रूट्स जो बोलते हैं, वो फैल सकती है, लेकिन भोजन वाली जड़ें तो लगभग वही रहती है। अब एक दिन उन्होंने बड़ा जबरदस्त प्रश्न पूछा है जी कि कहीं तो तौलिया 6-8 इंच तक उठाया होता है और कहीं पर वो 2 फुट भी उठाया होता है। तो किसान साथियों, देखिए, वैसे तो वहां मैं लोगों को आज तक मतलब ये समझाने में कामयाब हो चुका हूँ कि जो आपने ये उठाया है, इसको फ्लैट। जी, मैं ये कोशिश रहती है, और बहुत सारे बागवान, हजारों बागवानों ने आज उसको फ्लैट में कर। जी, तो ये बहुत बढ़िया चीज है जी। देखिए, जो आपका तौलिया है, तौलिए के लेवल से लगभग हम 6 से 8 और 10 इंच तक, तो लगभग जो ये ऑर्गन है, ये लगभग 10 से 12 इंच तक की मिट्टी को
उठा लेता है जी। तो आप तौलिए के अंदर से आप इसको अगर घड़ी के नुमा राइट साइड में घुमाते हैं तो ये ऑगर अंदर तक जाकर पूरा कॉलम उठा लेता है, नीचे से ऊपर तक ये पूरा मिट्टी का कॉलम उठाता है। तो एक बाल्टी का किसान ले ले और अपने बगीचे में मान लीजिए 100 पौधे, तो 100 में से लगभग 10 पौधों को अगर चिन्हित कर लेते हैं और उनके तौलियों से हम ये मिट्टी उठा लेते हैं और उठाकर उस बाल्टी में डाल देते हैं और उसको बढ़िया मिक्स करके इकट्ठा करके और उसको मिक्स करके और उसकी क्वार्टरिंग वो आप बिल्कुल वीडियो में बताया। इसमें ना जी एक चीज और आप लोगों ने देखनी है, मैं सिंपल कर देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, कि आप अपने बगीचे को लगभग ऐसे 4 कोने में डिवाइड कर दें आईडीए से, और कोशिश करें 4 कोनों से ले लो और बीच बीच में क्रॉस सेक्शन में बीच में ले लो। जब आप 10 एक जगह से कलेक्ट कर देंगे तो उसको आपस में मिक्सिंग कर देंगे। तो और एक चीज मैं यहाँ जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, जी जैसे ये ऑगर है, मैक्सिमम दिक्कत आती है बागवान को। मैंने तो एक सिंपल, क्योंकि बहुत दूर दराज लोग जगह में जाना होता है, लोगों के लिए अफोर्डेबल बोलो चाहे जो भी बोलो, तो मैं पाइप से बिल्कुल तो मैं इतनी पाइप काट के उसमें निशान लगा के उसको गाड़ के फिर अंदर से डंडा डाल के उसको निकाल दीजिए। ये थोड़ी अलग है, जो लोग इसको नहीं ले सकते बेसिकली। जो ये इसकी क्या प्राइसिंग पड़ती है मार्केट? ये 500 रुपए का, 500 रुपए का। देखो बागवान भाइयों, 500 भी नहीं खर्चे। आप लोग याद रखना, आने वाला सिस्टम हमारा कोऑपरेटिव सिस्टम है। आप सिंगल पर्सन कुछ नहीं कर सकते। जब भी एक गांव के हिसाब से, हमारे छोटे छोटे गांव है, 6-8 लोग है, पड़ोसी है, हमारे चाचे भतीजे या दूसरे फैमिलीज है, आप मिलके ये घिसना तो है नहीं, तो आप एक सब मिलके ना जी 500 का लेके कोई भी अपने पास रखे, जब सैंपल लेने हो इसको कलेक्ट कर सकते हैं। 500 सिर्फ 500 है। जो अपना ही पर्सनल चाहते हैं, बहुत सारे लोग इजी लाइफ में के अपना तो अपना तो आप ले सकते हैं। और ये ऐसी चीज है जो डेली आप काम आएगी, और अगर आप भविष्य में तो ये हमेशा आपके लिए कारगर होगी। ऐसी चीजों के साथ जरूर जुड़े और ऐसी चीजें जरूर अपने बगीचों में, अपने घर में रखें ताकि ये काम आए। सर इसका एक फायदा ये भी है कि बेसिकली अगर आप किसी मान लीजिए और किसी और टाइम भी बहुत लगता है। हाँ, ये सब ऐसे खोदो जी फिर ऐसे करो, जीरो से गड्ढे को भरो जी, ये बहुत समय बचाता है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास मान लीजिए 100 पौधों का बगीचा है, जो लगभग 3-4-5 बीघा तक का बगीचा है, तो ये मेरे ख्याल 10 मिनट में नमूना ले लेना, और इसके लिए आपको किसी स्टाफ की भी जरूरत नहीं। मैंने लिया है जी तो आप इससे ले सकते हैं। तो सबसे पहला तो सर सैंपलिंग का पार्ट था, और किसान साथियों सैंपल को बढ़िया मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद फिर आप उसको एक लिफाफे में पैक करके, लगभग कितना 1 किलो के करीब। हाँ देखिए, इसमें डिपेंड करता है जी। अगर यदि आपका पूरा ही टेस्ट करवाना है आपने पीएचई, सीओसी, एनपीके और माइक्रो न्यूट्रिएंट तक, तो लगभग किलो मिट्टी। लेकिन अगर आपने एनपीके कराना है तो हाफ केजी। मतलब ऐसी भी चीज होती है कि भी आपको अलग अलग ही भी मिल सकती है जिसके आप चाहें। जी अगर पीएच का करना, यस बिल्कुल पीएच सर, टीपीएच। एक चीज और बताइए कि इसमें नेचर क्या है कि जो होना ही चाहिए। एक्चुअली में बहुत सारी चीजें होती है बागवान में, जी में पैसा आता है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो अगर वो कम से कम उसमें चाहता है कि इजी हो, तो वो क्या चीज करे? देखिए सर, सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं कहूंगा हिमाचल की अगर बात करें हम लोग, और एक क्वेश्चन यहाँ और रेज करूंगा प्लीज जी, कि हमें ये भी बताइए, आप इतनी साल से काम कर रहे हैं जी, तो लगभग आपको पता है पहाड़ी सेम ठीक है, हो सकता है सोलन थोड़ा अलग हो, मगर जो हमारा ऊपरी क्षेत्र है जहाँ भी सेब बहुल है, हमारा ठेठ का एरिया ले लो, आप चौपाल का एरिया ले लो, रोहू जुब्बल कोटखाई, जो भी ये रामपुर का एरिया ले लो, तो जो ये वाले एरिया है, मैक्सिमम एरिया से सैंपल आते हैं आपका, तो आपने एक क्या चीज पाई, मतलब ये भी इसमें ऐड करिए। मैं बिल्कुल कहूंगा जी कि हाँ जी सर, सबसे पहले तो पांचा साहब ने एक प्रश्न पूछा था किसान साहब की, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि कौन से टेस्ट होने चाहिए, क्या सारे टेस्ट करवाने चाहिए? बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। पहले तो यदि आपको अपने भूभाग के बारे में पता है, आपके पास कोई भी रिपोर्ट से किसी भी जगह की, किसी भी लेबोरेटरी की, तो आपका वो एक बेस का काम हो सकती है। पर हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि कम से कम जब आप फर्टिलाइजर हर बार डालते हैं, तो कई बार आपका खासतौर पर नाइट्रोजन जैसे फर्टिलाइजर, यूरिया या नाइट्रोजन के कोई भी फॉर्म्स अगर डालते हैं, तो पीएच में फर्क पड़ता है। तो किसान साथियों, पीएच तो हर साल आपको चेक करवा लेना चाहिए। हमारी लेबोरेटरी में मात्र 150 रुपए का इसका टेस्ट है, और 150 रुपए में मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा फर्क पड़ता। पीएच एक ऐसी चीज है पांचा साहब, जैसे सेब में अगर ये 5.5 से नीचे अगर आता है, तो पोषक तत्वों की उपलब्धता गड़बड़ा जाती है। ये क्यों गड़बड़ाती है किसान साथियों? एक्चुअली जब पीएच आपका तेजाबी हो जाता है, तो मिट्टी में ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जो पोषक तत्व होते हैं उनके स्वरूप घुलनशील नहीं रहते हैं, वो अघुलनशील बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट अघुलनशील है, लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट घुलनशील है। तो कैल्शियम
कैल्शियम कार्बोनेट से नहीं मिलेगा, कैल्शियम नाइट्रेट से मिलेगा। यहाँ थोड़ा सा किसान बागवानों को ये भी समझे कि जो ये पीएच स्केल है ये है क्या बंदा, जी पीएच क्या है? जी 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 किसान साथियों भी बड़ी जबरदस्त बात है जी। देखिए वैसे सादी भाषा में आपको बताना चाहूंगा पीएच क्या है। ये मिट्टी का स्वभाव है। स्वभाव जैसे मान लीजिए मेरी बात करें तो मेरा शांत स्वभाव है कि उग्र स्वभाव है। तो ये जैसे अगर पानी की बात करें, हल्का सा इसमें विज्ञान में जोड़ना चाहूंगा। जैसे पानी, यहाँ लोगों को आप ऐसे भी समझा सकते हैं जो आप घर में प्यूरिटी लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? जी जी वो क्या कहता है बेसिकली आपको 7 के पीएच के आसपास जी। न्यूट्रल करके पानी उपलब्ध जी। कराता है, गंदा पानी जी। उसको प्यूरिफाई Purify। तो एक तरह का ये भी सेम जी। है, पानी का पीएच 7 के न्यूट्रल होता जी। है और मिट्टी का भी 7 ही है। जी एक्चुअली मिट्टी में ही पानी होता है, पानी ही सब घोल के भोजन प्राप्त करता है जी। मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं, तो जितना ये पीएच न्यूट्रल 7 के आसपास में रहेगा पोषक तत्व बढ़िया मिलेंगे। जैसे जैसे ये तेजाबी या क्षारीय होता जाएगा पोषक तत्वों की उपलब्धता घटनी शुरू हो जाएगी सर। तो किसान साथियों पीएच का टेस्ट तो जरूर कराएं, ठीक है। अच्छा कई बार क्या होता है कि ये पहाड़ी इलाकों में तो नहीं होता है, लेकिन अगर कोई बहुत सीधे बहुत बड़े बड़े भूभाग हों और आप कोई ड्रिप इरिगेशन से कोई केमिकल डालते हैं, फर्टिलाइजर जिसको बोलते हैं, तो खासतौर पर ये हमारे एचडीपी में तो एक और गड़बड़ हो सकती है जी, मिट्टी में लवण की मात्रा, जिसको आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं, टीडीएस भी बोलते हैं, टोटल डिसऑर्डर, तो वो बढ़ सकते हैं। तो एक दूसरा टेस्ट होता है ईसी, पीएच ईसी। तो वैसे होता नहीं, अगर आपने सही मात्रा में मतलब किया होता है। हिमाचल में भी मुझे ऐसा टेस्ट आया नहीं है जहां पर कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या जो नमक की मात्रा बहुत बढ़ गई है, पर कुछ इलाकों में ये जैसे 2 डेसीसीमन यानी 2000 माइक्रोसीमन से नीचे रहना चाहिए, जिसकी अंश है जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है, नमक की मात्रा। कई जगह हमने देखा कि 1300, 1400, 1500 माइक्रोसीमन आ गई है, जो पहाड़ों में ऐसा होता नहीं है और ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि वो वक्त के साथ बढ़ रही है, तो फिर ये सलाइन हो जाती है। और सर अगर मिट्टी खारी हो जाए तो फिर खारी मिट्टी से पौधे को पानी नहीं मिलता है, फिर पौधा स्ट्रेस में रहेगा हमेशा। आप जितना मर्जी कुछ भी कर लीजिए। बहुत सारे बागवानों के क्वेश्चन आते हैं कि जी सब कुछ डाल रहा हूँ ग्रोथ नहीं आ रही, वो भी एक रीजन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल है। तो पीएच और ईसी तो बहुत महत्वपूर्ण है जी। फिर तीसरा टेस्ट होता है ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं सर। अगर आप अच्छा गोबर आपको मैला, इतना किसान बहुत नॉलेजेबल और जो बगीचों में आप जो घास होती है, झाड़ियां होती है, उसको काट के कभी बाहर ना फेंकें, जी, जलाएं ना। तो तौलिए में डालें, जी, जी। उससे ऑर्गेनिक मटेरियल बढ़ता है, वो भी एक तरह का गोबर है, ध्यान रखिए। बिल्कुल। और उससे सर ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता और है। जलाए ना करें। हाँ, जो आप जलाते हैं जब उसकी जल गया तो सब चीज खत्म। आप वेस्ट करते हैं, जो नेचुरल और फ्री में हमारी चीजें उसका इस्तेमाल करना सीखिए। बेसिकली सर जब आप बर्न करते हैं जी कोई, तो आप जो फसल मैं कहूंगा कि जो भोजन चक्र, पोषण का चक्र तोड़ देते हैं। जो प्राकृतिक तौर पर कुछ फंगस ने, जीवाणु ने खाना, किसी चीज का हमारे अर्थमॉर्म जिसको हम केचुआ बोलते हैं, उससे भी कंसर्न। तो तीसरा टेस्ट ये था ऑर्गेनिक कार्बन की। वैसे जरूरत नहीं होती, अगर आपको पता है कि मेरी मिट्टी में मल्च अच्छा डाला है गोबर, तो वो टेस्ट छोड़ सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण टेस्ट शुरू में किसान साथियों, एनपीके। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है। तो एनपीके को जरूर आप एक बार चेक करवा सकते हैं, और 3 साल में एक बार और भी इसको टेस्ट कराया जा सकता है। तो ये मतलब बेसिक टेस्ट के बारे में था। बाकी पूरे भी टेस्ट हो सकते हैं। अगर आप नया मान लीजिए हाई डेंसिटी ब्लॉक बनाते हैं या काफी समय से आप, मैक्सिमम आप और एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन पे जितना आप ज्यादा सालों से एक जमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं सेब के लिए, तो आपको सारे टेस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। हाँ। मगर अगर आप वर्जिन सॉइल पे तो इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है, आप डायरेक्ट बिना टेस्ट के भी कर सकते हैं। अगर सिंपली करना तो अपना पीएच करवा सकते हैं, जिसमें आप पहली बार या पिछले 10-15 साल से ही खेती करें तो उसमें आप मगर जितनी पुरानी सॉइल होगी, जिससे आपने ज्यादा से ज्यादा लिया होगा, कोई 70 साल का बगीचा है, तो आपको वहां पर हर चीज की जरूरत पड़ सकती है। थोड़ा सा हमारे को इकोनॉमिकली भी समझनी पड़ती है हर चीज, हर बागवान की अलग प्रॉब्लम, हर तरह की चीज। तो हमारा जो मेन मकसद होता है बागवान भाइयों, एक अच्छी नॉलेज, एक सिंपल वे में और फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये कम्युनिटी का सवाल है। जब कम्युनिटी डेवलप होगी, अभी डॉक्टर साहब वही बात कर रहे थे कि रेट डाउन से और रेट अच्छे से क्या फर्क पड़ता है। रेट डाउन और रेट अच्छे से फर्क पड़ता है, जिनको रेट अच्छे मिल रहे वो अच्छा पैसा कमाए। जो किसान कर्ज के नीचे दबेगा और गरीबी आएगी, तो जो आपके पास पैसा है आप उसको सेफ नहीं रख सकते। क्या बात है, क्या बात है। मैं फॉरेन गया था, विदेशों के दौरे किए थे, तो अगर ये लैब है, अगर ये 365 दिन बिना ताले के बैठेंगे तो कोई छुएगा नहीं इसको। ये सोसाइटी डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। जब आप गरीबी में रहेंगे, जब सर्वाइवल की प्रॉब्लम होगी,
खाने के बाद दोगे तो कहीं ना कहीं आप भी सेफ नहीं है। इसलिए कम्युनिटी की डेवलपमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस दिन कम्युनिटी डेवलप होती है उस दिन आपका परिवार डेवलप होता है, उसके बाद आपका गांव डेवलप होता है, फिर आपकी सोसाइटी जो आपके तहसील है, ब्लॉक है, वो डेवलप होता है, उसके बाद प्रदेश डेवलप होता है, फिर हमारा भारत देश डेवलप होगा। इस सोच के साथ आप चले, अपना अपना कर्तव्य सब निभाए और मिल के चले। प्लीज। जी सर। तो किसान साथियों, फिर इन्होंने बड़ी जबरदस्त आपसे बात कही कि देखिए, अगर आपको डेवलप करना है नेशन को, तो डेवलपमेंट नीचे से शुरू होती है, ना कि ऊपर से शुरू होती है। तो डेवलपमेंट में देखिए आपकी भागीदारी कहीं भी कम नहीं होती है। तो जो भी आप काम करें, जैसे इन्होंने कहा, प्रोफेशनली करना पड़ेगा। तो आपको भी इकोनॉमिकली भी अपने आप को देखना है और प्रोफेशनली भी देखना है। तो सर, जो दूसरी आपने एक दूसरा प्रश्न पूछा था कि आपने इतने सारे टेस्ट किए हैं हिमाचल में, तो क्या निकल कर आया, मैं उसका उत्तर भी देना चाहूंगा। तो देखिए जी, जो पुराने बगीचे जैसे आपने कहा, उसमें सबसे पहले तो पीएच के बहुत ज्यादा इश्यूज आए। उसमें पीएच जो है बहुत ही तेजाबी, 4 तक भी, और इतना ज्यादा तेजाबी हो चुकी है मिट्टी की। अब उसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता लगभग ना के बराबर हो गई है। ठीक है जी। और कई बार उन बगीचों में आप देखेंगे कि स्टैग्नेशन भी आ जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। तो उसकी जो वैल्यू है, उसकी नॉर्मल रेंज से 10 गुना, जैसे फॉस्फोरस 10 से 25 केजी हम मध्यम मानते हैं, तो लोगों की जमीन में 250, 300, 400 किलो तक फॉस्फोरस, और पोटाश अगर मान लीजिए 560 किलोग्राम, अगर सॉरी 120 से 200 जो मिनिमल जो नॉर्मल डोज है, तो ये 1200, 1800, 3300 केजी पर हेक्टेयर तक जा चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो ये पी और के मिट्टी में डाल रहे हैं, वो यूजलेस है, और इसको तो घोल के उपलब्ध है। एक चीज और बागवान भाई समझने वाली है, जो हमारा नाइट्रोजन है N, वो सबसे ज्यादा लीच होता है, इसलिए उसकी डालना ही पड़ता है, वो कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। ये याद रखना। अगर आपको लगता है कई लोगों को कि जी मेरा तो नाइट्रोजन बहुत आया सैंपल में, तो आप उसका आधार ना भी माने तो बराबर है। N ऐसी फॉर्म है जो सबसे ज्यादा लीच होता है। जिस दिन आप उसको मिट्टी में डालेंगे, लगभग 15 से 17 दिन के बाद वो उपलब्ध होगा, और 22-23 दिन के आसपास वो खत्म हो जाता है, उसके बाद तो लीच ही होगा। जितना उपलब्ध हो गया। तभी बोला जाता है कि धीरे धीरे स्प्लिट डोजेज में डाला करो। सुपर तो कभी लीच होती नहीं है, वहीं पड़ी रहेगी। आप जब सॉइल में डालते हो सिंगल सुपर फॉस्फेट, आप देखेंगे 4 साल के बाद भी पौधे में व्हाइट व्हाइट सा होता है। हम सोचते तो फर्जी है, तो फर्जी नहीं होती, वो लीच नहीं होती। तो इतना डालने की जरूरत नहीं है। हर चीज को वैज्ञानिक तरीके से और अपनी समझ से डाले। दुकानदार के भरोसे कभी ना रहे। जितना आप दुकानदार से लुटते हैं, उतना हमारी इंडस्ट्री किसी से नहीं लूटी जाती है। तो हमें ये देखना होगा कि एक वैज्ञानिक सलाह और अपनी जिम्मेवारी अपनी मिट्टी के प्रति, अपने बगीचों के प्रति खुद निभाए। जी, किसान साथियों, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात आपको कही कि देखिए, नाइट्रोजन ये जो है वो कभी भी नहीं बढ़ता है। और ऐसा कई बार हो सकता है कि आपने कोई नाइट्रोजन का सोर्स डाला हो और आपने वो नमूना लिया हो, उसमें नाइट्रोजन थोड़ी अधिक आ गई हो, तो ठीक है। अन्यथा जो हमारा रिकॉर्ड है सर, गलत तरीके से सैंपल लिए हुए नमूनों को छोड़कर कभी भी नाइट्रोजन मध्यम से ऊपर नहीं आती है। और आपने जो कहा कि नाइट्रोजन ये लीच हो जाती है, मिट्टी इसको पकड़ नहीं पाती है। कभी भी आपने पानी या बर्फ ज्यादा आ गया तो ये पौधे की पकड़ से बाहर। मेरा एक एक्सपीरियंस है, पता नहीं कितना साइंटिफिकली मगर तजुर्बा है, कि जब आपके बगीचे में और वेजिटेशन लगे, ग्रोथ अत्यधिक है, तब आप ये पकड़ लो कि आपको 2-1 साल छोड़ जाओ, डालनी नहीं है नाइट्रोजन। क्योंकि पहले वेजिटेशन कंट्रोल करें, जो मेरा एक सिंपल फॉर्मूला, कोई डॉक्टर साइंटिस्ट तो है नहीं, सिंपल से आदमी है, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि सिर्फ उस कंडीशन में आप ड्रॉप कर सकते हैं। मगर जब आपको जो एक पौधे के लिए जितनी चाहिए 1 से 1.5 फुट के आसपास आप ग्रोथ ले रहे हैं, तो इनफ है, बहुत है वो। तो उस संदर्भ में आपको फिर आगे जी। तो किसान साथी, वही जो हम मिट्टी के बारे में, जैसे उन्होंने कहा कि कौन से, पहले हमने सैम्पलिंग पे बात की थी, फिर उसके बाद हमने कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए थी, हमारे टेस्ट से जो हमारा अनुभव है उससे क्या क्या निकल के आया है। और चौथा बहुत महत्वपूर्ण मैं पांचवा साहब आपसे शेयर करना चाहूंगा कि किसान साथियों को ये भी पता चले कि टेस्ट किस तरह के होते हैं, किस तरह की लैब होती है। तो किसान साथियों, 2-3 तरह की लेबोरेटरीज होती हैं। एक होती है जिनको आप कह सकते हैं कि आपके घर की लेबोरेटरी, इंडिकेटर टाइप। तो कुछ आपको केमिकल्स मिल सकते हैं, आप भी ले जा सकते हो, सिर्फ मोटा आइडिया होता है। तो अगर आप चाहें तो छोटी छोटी किट्स आती हैं और उसके साथ इंडिकेटर्स आते हैं, पेपर होते हैं वो, तो आपको इंडिकेटर टाइप लैब्स होती है। तो उसके भी अपने फायदे हैं कि अगर आपको मतलब एवरेज वैल्यू, और वो आपको काम कहाँ आएगी, जो पेपर की बात सर करे वो दिखाएगा मुझे है। हाँ, अभी मैं उसको दिखाता हूँ। अच्छा, और उसकी कीमत ना पूछे, वो कहाँ आपको काम है जी। जब आप स्प्रेज करते हैं, जो आपने सोल्यूशन बनाया उसके हम उस पर भी बात करेंगे डॉक्टर साहब से। जी, तो किसान साथियों, एक वो किट बेस्ड लेबोरेटरीज होती है, मतलब किट्स होती है टेस्टिंग के लिए।
दूसरी फिर पोर्टेबल मशीन होती है, जैसे मृदा परीक्षक नाम की एक मशीन आती है। उसमें क्या होता है कि वो उसके लिए बहुत एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती है, तो उसमें कुछ पहले ही केमिकल्स बन के आते हैं जिनको आप मिला सकते हैं, और मिला के आप फिर एक छोटे से मशीन में उसको आप, जिसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हैं, उसमें रीड कर सकते हैं। तो वो भी होती है लेबोरेटरीज। और फिर उनकी भी कहीं जगह कुछ लिमिटेशन होती है, क्योंकि आप जो वैल्यूज आती हैं कई बार उसको आप क्वांटिफाई और वेरीफाई नहीं कर सकते कि कहीं अगर मशीन में ही बाय द वे कोई टेक्निकल एरर आ जाए या पीछे कोई रिएजेंट में कोई एरर आ जाए, तो गड़बड़ आ जाए, तो उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर पाते हो, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और तीसरी लैब इस तरह की होती है एनालिटिकल लैब जिनको बोलते हैं, जिसमें विश्लेषक जो विश्लेषण होता है वो प्रॉपरली होता है। तो जो भी हमारे पास जो हमारी लेबोरेटरी है ये एनालिटिकल है। इसमें क्या होता है कि जो भी हम मशीन इस्तेमाल करते हैं, जो मेथड करते हैं, वो कैलिब्रेटेबल होते हैं। जैसे मान लीजिए पीएच की बात करें तो जो हमारी मशीन है वो सीधा पीएच रीड नहीं करेगी जी, उसको आप ये जैसे पीएच बफर, हम अपनी मशीन को पहले जैसे उसको 4 पीएच से कैलिब्रेट कर सकते हैं, फिर हम उसको 7 से कर सकते हैं, और फिर 9 से कर सकते हैं। ये जो पीएच बफर्स होते हैं ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होते हैं। हाँ सर, एक चीज देखिए, यहां देख के मुझे आपको, आप कह रहे थे कि पीएच कौन सा होना चाहिए, तो आप देखिए हमने कहा था कि फफूंद के लिए हमने ये डिस्टिल्ड वाटर लिया जी। देखिए 4 पीएच पे इसके अंदर फफूंद आ गई है, देखिए 7 पे फफूंद ना के बराबर है, और है ना जी, और 9 में है ही नहीं। ये देखिए जी, तो ये बागवान भाइयों, एक चीज मैं आपको अपनी बिहाफ पे भी बोलना चाहूंगा। बहुत सारे लोग ये रूट रॉट्स से संबंधित है। एक चीज समझना, बैक्टीरिया जो ये बता रहे किस इसमें पनपा, कितने पीएच, 7 और उससे ऊपर बैक्टीरिया पनपेगा नहीं, और नीचे तेजाबी में फंगस पनपेगा, फंगस फैल जाए जी। ये देखिए, तो जब पीएच आपका, जो जिन लोगों के आपके रूट रॉट की प्रॉब्लम ज्यादा है जी, तो कहीं ना कहीं आपका पीएच कम, तेजाबी है, कम है जी। जब पीएच कम है तभी आपके रूट रॉट और कॉलर रॉट की फंगस ज्यादा मल्टीप्लाई होगी। अगर आप सोचेंगे कि मैं दवाई ले लूंगा, आज वीडियो बनी है या लाला जी ने बोला या किसी ने बोला कि हम डालेंगे, तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। पीएच सबसे पहले आपको अपना पीएच का पीएच स्टेबल करना है, उसके बाद ही ट्रीटमेंट। याद होगा मैंने लाया था ब्लड टेस्ट जी जी। ब्लड टेस्ट में अगर आप पास हो गए उसके बाद ट्रीटमेंट चलेगी, उससे पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, चाहे इंसान के चाहे सॉइल की। जी। तो जैसे मैंने आपको कहा था जी कि एनालिटिकल लेबोरेटरी में क्या होता है कि हम लोग में कैलिब्रेटेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो इसमें जो एक्यूरेसी होती है वो हाईली प्रिसाइज एक्यूरेसी होती है। कि अगर मान लीजिए आपका पीएच मान लीजिए 5.8 है, तो वो 5.8 ही होगा, वो ऐसा नहीं होगा कि 5 और 6 के बीच में, ऐसी रेंज नहीं आएगी। चाहे फिर हम पीएच की बात करें या चाहे ईसी की बात करें, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो उसके लिए भी हम लोग ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है जी, ये इसको पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं, जिसकी जो 1.41 डेसीसीमन इसकी भी मतलब स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन होती है। और इसी तरह से आप अंदर देख रहे होंगे एक इंस्ट्रूमेंट है जी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसमें हम सूक्ष्म पोषक तत्व की जांच करते हैं, और जो ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसके लिए भी हम लोगों के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं। आप जैसे देखेंगे मान लीजिए मैग्नीशियम है, जिंक है, या मान लीजिए सल्फर है, फास्फोरस है, इनके भी पहले स्टैंडर्ड बनते हैं। मतलब जो ये आप हमारे को ये चीजें दिखा रहे हैं जी, जिस चीज का जी बागवान टेस्ट चाहता है जी, वो ये वाले सॉल्यूशन को आप मिट्टी के साथ मिलाएंगे? नहीं, इनके साथ नहीं मिलाएंगे जी। अच्छा। इनको, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, इन सॉल्यूशन को हम मशीन को कैलिब्रेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ताकि पहले मशीन को, जैसे ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है जी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में बेसिकली ये क्या करता है, ये जो जांच करता है ये एक कलर के ऊपर, कलर के बेस पे जांच करता है। हम क्या करते हैं कि यहां से इस तरफ से इसमें एक रोशनी भेजते हैं, और रोशनी भेजने से मैं आपको बताना चाहूंगा क्या होता है। इसके अंदर क्यूवेट्स होते हैं जी, इस तरह की, ये आप देख रहे होंगे क्यूवेट्स होती है। एक तरफ ये मैं कहूंगा ओपेक होती है, रफ होती है जी, एक तरफ से रोशनी आर पार इसमें जाने की व्यवस्था होती है। हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक खास वेवलेंथ की, जैसे मान लीजिए फास्फोरस के लिए 660 नैनोमीटर की, आप जानते हैं कि हर रोशनी की एक वेवलेंथ होती है। वो जैसे हम वो रोशनी भेजते हैं, वो रोशनी इसके अंदर जो हम लिक्विड डालते हैं उसमें से पास होती है जी, और यहाँ पर सेंसर लगे होते हैं। तो मान लीजिए अगर इस जो आपका सॉल्यूशन है वो बहुत गाढ़ा है, जैसे फास्फोरस अगर बहुत ज्यादा मिट्टी में आपके है, तो आपका जो सॉल्यूशन है बहुत गाढ़ा बनेगा। तो ये यहां से जो आप रोशनी भेजेंगे, मान लीजिए नीले रंग की रोशनी भेजी आपने, और ये भी खूब नीले रंग का है, तो नीला रंग उसको शोषित कर देगा, बचेगा ही कुछ नहीं। तो जितना आपने वहां से भेजा था और जितना एब्जॉर्ब हो गया, जो बाकी बचा, जो ट्रांसमिट हुआ,
जो ट्रांसमिट हुआ वो और जो एब्जॉर्ब हुआ उसका जो डिफरेंस है वो टोटल मात्रा है। मेरे कहने का मतलब क्या है, जो जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उसमें मात्रा उतनी ज्यादा होगी, जो जितना कम एब्जॉर्ब करेगा उसमें मात्रा उतनी कम होगी। तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इसको कैलिब्रेट करना पड़ता है पहले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अलग अलग कलर डेवलप करते हैं। और कलर डेवलप किससे करते हैं? इन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। जैसे हमें पता होता है कि 1 ppm का रंग कितना होगा, 2 ppm का रंग कितना होगा, 4 ppm का रंग कितना होगा। हम मशीन को पहले वो रंग डालते हैं और इसको बताते हैं कि ये जो रंग है ये 2 ppm के बराबर है। तो मशीन उस रंग के बेस पे, उस एब्जॉर्बेंस के बेस पे आपको कंसंट्रेशन नोट करती है कि अच्छा इसकी ये कंसंट्रेशन है, और बाद में कंसंट्रेशन के बेस पे एब्जॉर्बेंस देती है। तो ये जो मेथड है ये समय लेते हैं, थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन एक्यूरेट होते हैं। और इसमें मतलब ये विश्व स्तर के मेथड्स हैं कि गुणवत्ता विश्व स्तर की होती है, तो ये कहीं भी मान्य है। जैसे ऑल्सन्स मेथड एक मेथड होता है, तो ये इसके लिए करते हैं। सारे जो भी बाकी भी जो इंस्ट्रूमेंट है, चाहे ये पीएच मीटर है या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसको आप नमक की मात्रा हम लोग बोलते हैं, ये मीटर है। जैसे वो उस तरफ को फ्लेम फोटोमीटर है जी, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सारे कैलिब्रेटेबल है। और ये जो ये नाइट्रोजन का वो सेटअप है जो सामने है, नाइट्रोजन जिसको हम जेल यूनिट में बोलते हैं, ये सामने जो लीक एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं, ये वाला माइक्रो जेल यूनिट बोलते हैं। तो इसको, इस इंस्ट्रूमेंट को भी पत्ते विश्लेषण के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी। ये नाइट्रोजन की डिस्टिलेशन के लिए, जो हम फ्लास्क में नाइट्रोजन लेते हैं तो इस आसवन विधि से हम उसको पीछे एकत्रित करते हैं। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ हमने ये नाइट्रोजन के लिए ये एक्सट्रैक्ट तैयार कर दिया, जिसमें हमने एसिड ले लिया। अब हम नाइट्रोजन को मिट्टी को पकाएंगे और पका के उसमें से इसमें एकत्रित करेंगे और उसके बाद उसकी फिर इसमें टाइट्रेशन करते हैं। तो ये मेथड भी बहुत एडवांस और बहुत एक्यूरेट होते हैं, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होती हैं। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और जो बागवानों को बड़ी खलती है कि भाई कितना खर्चा आता है, क्या आता है, जी हर चीज़ का ज्ञान चाहिए। लोगों ने करना न करना उनकी अपनी इच्छा पे है जी। अपने मुझे जो लगा के हम 150 रुपये से सैंपल जी कॉस्टिंग शुरू होती है जी, जो बहुत हाई लेवल की चाहता है जी, तो हाईएस्ट रेंज कितनी जाती है जी? सर देखिए, किसानों को फ्रीडम है। जैसे मान लीजिए अगर किसान पीएच और ईसी, हम कहते हैं कि पीएच और ईसी जरूर करें। पीएच अगर कराते हैं तो 150 का, पीएच और ईसी 300 रुपए का टेस्ट है। अगर किसान इतने तक करता है तो 300 तक का हो जाता है। अगर पीएच, ईसी और ऑर्गेनिक कार्बन करता है जो जैविक कितना, तो ये 400 का हो जाता है सर। अगर इसमें इसको एनपीके भी ऐड करता है तो ये 800 का हो जाता है। 800 का एन, इसमें पीएच, ईसी, ओसी, एनपीके, ये 800 का हो जाता है। तो बागवान भाइयों, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण या जो 50-50 की बात हम करेंगे या 75 और 25 जी, 75 जो आपने कंप्लीट कर दिया, वो आपको एक पैकेज मिलता है 800। मतलब जो बागवान है 150 रुपये से लेकर 800 तक जा सकता है। अब वो तो हमने सिखा लिया कि क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, कैसे कैसे करना है। अच्छा, जो बिल्कुल ही बहुत हाईली चला जाता है जिसमें हर तरह की चीजें, तो कहाँ? जैसे मान लीजिए इन्होंने आपको पहले भी कहा था जी कि यदि आप मान लीजिए 20, 30, 50 साल पुराना हमारा बाग है, तो हो सकता है कि उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर या सूक्ष्म पोषक तत्व आदि ये भी कम हो गए हों। तो सर फिर ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को मिला के फिर ये एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और पीएचसीओसी 1600 का टेस्ट हो जाता है जी। और अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट में आप आयरन, कॉपर, जिंक और मैंगनीज 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट जोड़ते हैं तो 2400 का हो जाता है। और अगर आप बोरोन जोड़ते हैं तो 3500 का। बोरोन का जो टेस्ट है सर, ये बोरोन ही 1200 रुपए का है। और जो बोरोन का टेस्ट है वो कॉस्टली बहुत ज्यादा, उसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं एजोमिथेनेच और एल-एस्कॉर्बिक एसिड, हम जो मेथड यूज करते हैं ये बहुत ही रिलायबल है लेकिन थोड़ा कॉस्टली होता है। मुझे एक चीज समझ नहीं डॉक्टर साहब, आज से पहले भी हम लोगों ने या हमारे बागवानों ने टेस्टिंग करी, जितने भी ये टेस्ट है, बोरोन तक की बात कर रहा हूँ, ये लगभग सारे दे गए हमारे को। तो जो मैं देख रहा था 400 रुपये से लेकर 500, हम किस संदर्भ में देखे इस चीज जी? हाँ, किसान साथियों, ये बहुत जबरदस्त प्रश्न पूछा इन्होंने कि जो कॉस्टिंग है बेसिकली, क्योंकि इसके शिकार हम जैसे लोग भी तो है ना। जी जी जी, किस तरह से कैसे होती है जी? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एग्री क्लिनिक के हमारे प्राइसेस है वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि हम किसानों को जो सर्विस है वो टाइम पे डिलीवर करें। तो जो पास्टर साहब, हम जो पूरा टेस्ट भी है वो भी 7 दिन में दे देते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आइए इस तरफ आइए जी। सर ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको कहते हैं लोग एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसके अंदर हमारे 4 टेस्ट होते हैं जी।
आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक और मैग्नीशियम भी हम इससे करते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट 35 लाख रुपए है, 35 लाख रुपए। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट से इसकी जो स्टार्टिंग कॉस्ट है, जब इसको शुरू करना होता है जी, यहाँ पर देखिए एक एसिटाइलिन गैस का सिलेंडर है, इसके साथ एक कंप्रेशर है, यहाँ पर एक मैं कहूंगा चिमनी है जो ब्लोअर, यहाँ काफी ऊंची फ्लेम जलती है जी, और 2 लोगों की कम से कम जरूरत होती है, वैसे 3 की होती है। इसको जब आपने कैलिब्रेट करना होता है, शुरू करना होता है, तो लगभग 1 घंटा मतलब आपको इसको कैलिब्रेट करने के लिए चाहिए होता है। इंस्ट्रूमेंट को कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन है। इस इंस्ट्रूमेंट की जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है वो 1 लाख रुपए कंपनी को हम हर साल इसका एएमसी देते हैं, जिसको आप जानते हैं एनुअल, क्योंकि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो ये विदेशी इंस्ट्रूमेंट है, हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं। और कई बार वो हमसे इतने पैसे ले लेते हैं, 2, 2.5, 3 लाख रुपए अगर बुलाना हो, आते भी नहीं है, तो इसका एक तो रेंटल रहता है, एक तरह का एएमसी। अब देखिए, एक भी नमूना अगर आप देते हैं हमें, तो उसके चार्ज लेते हैं हम आयरन, मैंगनीज, कॉपर और जिंक के सिर्फ 800 रुपए लेते हैं इसके। और इसको चलाने की कॉस्ट है, शुरुआती कॉस्ट 2000 रुपए, 2000 रुपए का खर्चा होता है। तो यदि एक सैंपल हमारे पास आता है तो भी हम करते हैं, हमारे पास 10 सैंपल आते हैं तो भी करते हैं। हम हर शुक्रवार को इस इंस्ट्रूमेंट को चलाते हैं, फिर हमारे पास चाहे 1 सैंपल है चाहे फिर 50 है। तो जिस दिन हमारे पास 20 सैंपल आते हैं या 30, तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम 1 सैंपल के लिए भी इसको चलाते हैं। भगवान भाइयों, एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, चलो इस चीज से संबंधित भी है और हमारे जीवनचर्या से भी है जो कि हम कोऑपरेटिव की बात करते हैं। क्यों करते हैं? अगर आपको इतने महंगे अपने सेट चाहिए या आपको महंगा लग रहा है कि हो इतना महंगा हो गया, तभी हम बोलते हैं कि कोऑपरेटिव सिस्टम से जुड़ो जी। विदेशों में जो ये लैब देख रहे हैं आप, वहां कोऑपरेटिव की अपनी लैब्स हैं। अगर उसमें कोऑपरेटिव का रोल रहता है, क्योंकि जो ये आज कॉस्टिंग पढ़ रही है, ये एक डॉक्टर पे पढ़ रही है, मगर वहां एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी में पढ़ती है। अगर एक गांव के लोग इतनी मशीन लगाएंगे तो 50 रुपए सैंपल पड़ेगा, उसकी कॉस्ट आपको ये देखना होगा कि भाई कोऑपरेटिव सिस्टम क्यों जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, और कैसे आप इतने खर्चे से बच सकते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में एक फॉरेन एक्सपर्ट की बात की जी। एक दिन का बोलने का दिन में, रात को तो वो भी नहीं बोलता है, टाइम के साथ जैसे मजदूर को दिहाड़ी देते हैं, तो 3-3, 4-4 लाख होते हैं जी बोलने के। और जब वो बोलने के इतने लेता, तो अगर आने वाले टाइम में हमारे को पर्सनली लाना पड़े तो किसी के पॉकेट भी नहीं है जी। मगर अगर आप कोऑपरेटिव सिस्टम में जुड़े, अगर 100 लोगों की कोऑपरेटिव है तो 4 लाख क्या होते हैं, तो इजीली आप कर सकते हैं। और ये चीजें विदेशों में तो हर साल टेस्ट होते हैं, इतने हाई लेवल के होते हैं जी। वो तब पॉसिबल है बागवान भाइयों, जब आप एक कोऑपरेटिव में का हिस्सा बने, जरूर जुड़े, छोटी छोटी सोसाइटीज बनाए। हमने पीजे बनाया, हिमालयन एनजीओ मैंने बनाई, तो और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है जो छोटे लेवल पे हो सकते हैं। मिलके आप काम करेंगे तो बहुत एक, और ये भी हो सकता है कि अगर चलो हम नहीं भी बना पाए, अगर हम मिलके सैंपलिंग देते हैं किसी भी जगह, तो एक अच्छा डिस्काउंट्स ले सकते हैं आप। मगर बागवान भाइयों, यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आज मैं पहली बार इस लैब में आया हूँ, तो मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होता कि कहाँ जाए। बहुतों को हम भेजते कि यहाँ फैसिलिटी, तो शायद कुछ लोग यहाँ भी आते होने, मगर जब कुछ टाइम के बाद मिलते, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ हर इंसान से, बिजी शेड्यूल से, तो मैं देखता हूँ कि भाई उनको जब वापस आते हैं तो फिर बोलते कि हमने वहां कराई थी। मैं कहा सैंपल बढ़िया हो गए थे, बढ़िया जी, मगर डॉक्टर साहब ने उनको डिस्काउंट दिया होता मेरे नाम से। अब पता नहीं क्यों देते हैं, मगर जी मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरे नाम से देखो। मगर आप कोऑपरेटिव में जुड़े, जब आप बल्क में कहीं भी जाएंगे तो आपका वजन बढ़ेगा। आप जो फर्टिलाइजर केमिकल्स लेते हैं कोऑपरेटिव में, वो फिर आप नेगोशिएट करते हो, सस्ते दाम पे उपलब्ध होते हैं। उसी तरीके से ये सैंपलिंग का फॉर्मूला भी है। आप जहां मर्जी कराइए, नॉन विश्वविद्यालय चले जाइए, किसी ओरिजिन कहीं भी जाए, मगर जरूर अपनी मिट्टी की जांच करेगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है किसान साथियों। इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात बोली है। शुरू से इनका कहना था कि देखिए, अगर आपको एक सक्सेसफुल फार्मर बनना है, एक मतलब मैं कहूंगा कि अपने पेशे को आपको बहुत फायदेमंद बनाना है, तो मिट्टी की आपको नॉलेज जो है, उसकी जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहां से भी कराएं, लेकिन जरूर करवाएं, छोटे छोटे बेसिक टेस्ट से करवाएं, बिल्कुल, और अपनी नॉलेज को अपडेट करें, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जो मैं कहूंगा प्रॉपर्टी है, वो आपकी भूमि है जी, और आप उसको दूषित नहीं कर सकते, और उससे बढ़िया सब कुछ लें। बिल्कुल। और आज मैं यहाँ से दो तीन डिगर भी ले जाऊंगा,
और मैं अपने जो मेरे नज़दीकी लोग हैं उनके लिए एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि एक डिगर मैं ऐसा रखूँगा जो आप मेरे घर से ले सकते हैं। अपने सैंपल उठाइए, वहाँ रखिए, और मगर रिटर्न ज़रूर कर देना ताकि किसी और के काम आ सके। एक दो तो मैं ज़रूरी ले जाऊँगा। तो बागवान साथियों, आपने देखा कि प्रगतिशील बागवान डिंपल पांचटा जी ने किस किस तरह के प्रश्न किए और डॉक्टर ब्रिजेश कमल जी ने किस किस प्रकार सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। बागवान साथियों, पौधों को कौन से पोषक तत्वों की कितनी ज़रूरत है यह हमें तभी पता चल सकता है यदि हम मिट्टी की जांच करवाएंगे। यदि तुक्के से हम पौधों में पोषक तत्व डालेंगे तो हो सकता है हमें वो फायदा ना दिखे जिसकी हम उम्मीद करते हैं, और अधूरे ज्ञान के साथ किया गया कार्य कई बार हमारा नुकसान भी कर सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने बगीचे में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। बागवानी की अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।